मॉर्निंग गर्ल्स हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य तक हम लोगों ने पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया और इसके पश्चात जीवन के अंतिम दिनों में उसने क्या किया था, जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म भद्रबाहु के प्रभाव में आके दक्षिण भारत में मैसूर में श्रवण बेलगोला जाकर फल लेखना या उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, 24 वर्ष तक शासन किया और 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, और बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, उसका पुत्र अशोक महान के नाम से जाना जाता है, अशोक महान। ठीक है, अशोक महान मौर्य सम्राट था, सबसे सर्वश्रेष्ठ मौर्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अशोक महान गद्दी पर बैठा 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा। ये कहा जाता है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध गद्दी पर बैठा था और 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार नहीं चाहता था कि ये गद्दी पर बैठे और ये गद्दी पर बैठना चाहता था और इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अपने 99 भाइयों को मारकर पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 4 वर्ष तक क्या चलता रहा था, भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा और अंततः अशोक महान अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, और ये क्या था, जो अशोक था ये एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, ठीक है, अगर हम शासनकाल की बात करते हैं 4 वर्ष तो सबका 273 में बिंदुसार की मृत्यु, उसके बाद सत्ता प्राप्ति के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका राज्यारोहण हुआ। इसके पश्चात इसने अपने शासन के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व, आप लोग जैसे कि जानते हैं ईसा पूर्व उल्टे चलते हैं, हम उल्टे चल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अपने 261 ईसा पूर्व में इसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। ये क्या है, कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। कलिंग में इस समय नंदराज नामक राजा शासन कर रहा था। अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू करवाई थी। अशोक के 13वें अभिलेख से हमें कलिंग आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व अपने शासन काल के 8वें वर्ष में, देखो 273 में गद्दी पर बैठा है, बिंदुसार मरा है, 4 वर्ष तक भाइयों में युद्ध हुआ है, उसके पश्चात उसका राज्यारोहण हुआ है और 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर, इस समय नंदराज नाम का राजा शासन कर रहा था और इसने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर जो आक्रमण किया और कलिंग के इस युद्ध में जो भयंकर रक्तपात महासंहार हुआ, उसको देखकर, उस भयानक दृश्य को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया कि अरे मैंने ये क्या कर डाला। जिस भयंकर चारों तरफ से चीखने, चिल्लाने, रोने की जो भयंकर भयंकर आवाजें आ रही थी, उसने इसके हृदय को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया और उसने युद्ध और हिंसा के स्थान पर शांति और अहिंसा की नीति अपनाई। ठीक है,
और उसने ये जो शांति और अहिंसा की नीति अपनाई, जो नैतिकता के कार्य किए, उसे अशोक के अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया है। धम्म कहा गया है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, अशोक का धम्म। अशोक अपने धम्म के लिए ही महान सम्राट माना गया है। तो आज हम अशोक के, हमने पहले थोड़ा सा जीवन परिचय, फिर शासनारोहण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक का धम्म। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि कलिंग के युद्ध में जो भयंकर रक्तपात हुआ, उस भयंकर रक्तपात ने क्या किया, अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उसने युद्ध और हिंसा के स्थान पर शांति और अहिंसा की नीति अपनाई, ठीक है। इसी नीति को, इसी जनता के नैतिक उत्थान को ही अशोक के अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अशोक के धम्म का अर्थ। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो देखो, धम्म शब्द ये संस्कृत का ही एक शब्द है। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द से ही बना है, ठीक है। संस्कृति के धर्म शब्द से ही धम्म शब्द बना है। इसका अर्थ ये है कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए या अपनी प्रजा के नैतिक आचरण को अच्छा बनाने के लिए, उसके इहलोक और परलोक को संवारने के लिए जो आचार संहिता बनाई, जो नियम बनाए, उसे ही अशोक के अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया है, ठीक है। अतः अगर अशोक के धम्म का अर्थ पूछ लिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए जो आचार संहिता बनाई, जो नियम बनाए, उसे ही अशोक के अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो अशोक का धम्म है, अशोक के धम्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो अशोक का ये जो धर्म के बारे में अशोक ने नैतिक सिद्धांतों की ये जो आचार संहिता बनाई, इसके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो अशोक का जो दूसरा स्तंभ लेख है, ठीक है, उसमें अशोक स्वयं प्रश्न करता है अपने आप से। क्या कहता है कि धम्म क्या है, धर्म क्या है या धम्म क्या है। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं से प्रश्न पूछता है कि धम्म क्या है। फिर दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में स्वयं ही इसका उत्तर देता हुआ कहता है कि पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य और अपने आप को शुद्ध रखना, यही क्या है, धर्म है, ठीक है। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से हमें अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है कि अशोक का धम्म क्या था। पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, हमेशा सत्य बोलना और अपने आप को हमेशा शुद्ध रखना ही क्या है, धम्म है, धर्म है, ठीक है। तो अब अशोक ने अपने धम्म के कुछ सिद्धांत बनाए, ठीक है। उन सिद्धांतों के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।